ठीक है, अब हम देखते हैं सामान्य। सामान्य क्या होता है, या सामान्य को ही जाति कहते हैं। ठीक है, सामान्य को क्या कहते हैं, जाति। अब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। संकल्पना जब समझ में आ जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, फिर हम उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं समझने के लिए। तो समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं जो मुझे थोड़ा सा अनुकूल लगता है, अच्छा लगता है। इस उदाहरण से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो उसका उदाहरण ऐसा है, जरा बारीकी से सुनना। जाति समझ में आने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन बारीकी से ध्यान देकर सुनना चाहिए। कि चैत्र और मैत्र हमारे सुप्रसिद्ध दो पात्र है। चैत्र और मैत्र, कम पढ़ने से यज्ञदत्त और देवदत्त को लाएंगे, है ना। और कम पढ़ने से हरिदत्त है, शिवदत्त है, ऐसे और भी हम कर सकते हैं। खैर ठीक है। तो चैत्र और मैत्र से हमारा यहाँ पर अब काम आगे बढ़ा लेते हैं। क्या हुआ कि चैत्र और मैत्र ये दोनों एक कमरे में बैठे हुए हैं, और उस कमरे में एक जन उपस्थित होता है। चैत्र उसको पहचानता है, मैत्र उसको नहीं पहचानता। तो मैत्र ने पूछा कि कौन है जी ये। तो चैत्र ने बोला, अरे ये तो यज्ञदत्त है। अच्छी बात है, अब मैत्र को पता चला कि यह यज्ञदत्त है। यज्ञदत्त आया था हड़बड़ी में, फिर से वापस चला गया और फिर से लौट आया। अब यज्ञदत्त फिर से जब लौटा तो क्या मैत्र पूछेगा ये कौन है? नहीं पूछेगा। ठीक है, नहीं पूछेगा। अब ये ऐसे प्रकोष्ठ में कमरे में बैठे हैं कि कोई ना कोई आता जाता रहता है, और मैत्र को बहुत अच्छी जानकारी, चैत्र को बहुत अच्छी जानकारी है उसी के क्षेत्र के। मैत्र थोड़े से बाहर से आया था, उसको पता नहीं ये कौन लोग आ रहे हैं करके। तो क्या हुआ कि यज्ञदत्त बाहर चला गया फिर से, और एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। तो फिर से मैत्र उसको नहीं पहचानता है, चैत्र पहचानता है। तो मैत्र पूछता है, भाई ये कौन है जी? तो चैत्र मैत्र को बताता है, अरे ये देवदत्त है। अच्छी बात है, लेकिन उस क्षेत्र के जो लोग हैं थोड़े से हड़बड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। तो वो जो देवदत्त है वो भी ऐसे हड़बड़ी में आ गया था, तब तक इन्होंने नाम भी बोल दिया, परिचय भी करा दिया। थोड़ा सा बाहर गया, शायद चप्पल खोलना भूल गया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। बाहर गया, फिर से लौट आया। जब फिर से कमरे में लौटा तो क्या मैत्र अब फिर से पूछेगा ये कौन है? अच्छा, अब ये देवदत्त भी बाहर गया, दोनों साथ में चले आए। तो क्या मैत्र पूछेगा ये कौन कौन है करके? नहीं पूछेगा, उसको पता है। देखो, ये दोनों बाहर निकल गए, देवदत्त और यज्ञदत्त। जैसे बाहर निकले, एक व्यक्ति उपस्थित हुआ। अब वह जो यज्ञदत्त है बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, जुड़वा भाई। मतलब बड़ी मुश्किल से पहचान पाए कि ये यज्ञदत्त है कि नहीं, उसका जुड़वा भाई था। वो अंदर आया। मैत्र थोड़ा सा तीक्ष्ण दिमाग का था, उसने देख लिया अभी अभी यज्ञदत्त आकर के गया है, एकदम उसके जैसा है, लेकिन 100% तो वैसा नहीं, थोड़ा अंतर तो रहेगा ही। अच्छा, ये तो यज्ञदत्त नहीं है, लेकिन यज्ञदत्त जैसा है। तो अब चैत्र महाशय बैठे हुए हैं, चैत्र को तो महाज्ञानी है, उनको पूछते भाई ये कौन महोदय आगे। तो चैत्र बताता है, अरे यह शिवदत्त है।
हमने वहां तक पहुंचा दिया, अभी देखो शिवदत्त तक पहुंचा दिया, शिवदत्त है, हाँ शिवदत्त है। अब देखो यज्ञदत्त और शिवदत्त, इन दोनों में 90%, 99% तक प्राय साम्य है दिखने में। उनकी आयु प्राय समान ही है, मतलब कुछ चंद मिनटों का अंतर होगा जन्म में, तो आयु समान है। और उनका कद समान है, मोटापा समान है, उनका सब शरीर की रचना मतलब बड़ी मुश्किल से पहचान पाए कि कौन यज्ञदत्त है और कौन शिवदत्त है। दोनों में बहुत समानताएं है। इतनी समानता होने के बावजूद भी मैत्र को पूछना पड़ा कि यह कौन है ना। अब यहां क्या होता है कि कितनी भी समानता हो, थोड़ा सा यदि अंतर होता है तो, और वो ये व्यक्ति परिचित नहीं, तो पूछना पड़ता है कि ये कौन है। लेकिन वही व्यक्ति वापस आ जाए तो फिर प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, हम यहां से एक नियम निकालना चाहते, ध्यान देना, हाँ, कि मैत्र का प्रश्न कब नहीं बनता है, वही व्यक्ति वापस उपस्थित हो जाए तो मैत्र का प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन उससे भिन्न, लेकिन उसके जैसा ही हो तो भी प्रश्न बनता है। अर्थात वही व्यक्ति वापस आए तो प्रश्न नहीं बनता है, पहली बार भले ही बने, दूसरी बार नहीं बनता है। उसके जितना भी सदृश, उसके जैसा कितना भी हो, फिर भी दूसरा व्यक्ति उपस्थित होता है तो मैत्र का प्रश्न उपस्थित होता ही है कि यह कौन है। तो जब इसे एक नियम निकल के आता है कि वही व्यक्ति या वही पदार्थ जब दूसरी बार हमारे सामने आता है तो हम उसको पहचान लेते हैं। क्या नियम निकल के आता है? वही व्यक्ति या वही पदार्थ, हाँ वही पदार्थ जब फिर से हमारे सामने आता है तो हम बिना पूछे पहचान लेते। ध्यान देना रही, इधर उधर मत खींचना, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर आए हैं। ये जाति यदि समझ में आ जाएगी ना, केवल समझना भी नहीं, कैसा समझाया ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। वही व्यक्ति या वही पदार्थ जब हमारे सामने फिर से आता है तो हमें उसका परिचय पहले से पता होता है, इसलिए हम फिर से नहीं पूछते हैं। उसको उल्टा करते हैं कि हमारे सामने कोई पदार्थ आता है और हम उसका परिचय फिर से नहीं पूछते, इसका अर्थ क्या होता है? वही व्यक्ति, वही पदार्थ फिर से उपस्थित है ना। वाक्य को दोनों ओर से हम बिठा देंगे कि वही पदार्थ सामने फिर से सामने आता है तो हमें प्रश्न नहीं बनता है। परिचित पदार्थ सामने उपस्थित होने से फिर से परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, उसको पहचान लेते हैं। और यदि हम किसी को पहचान लेते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा? हम उसको पहले से पूर्व परिचित पदार्थ ही फिर से आया है। यहां तक ठीक है? हम उदाहरण के द्वारा एक नियम में आ गए। ये नियम समझ में आ रहा है? आदित्य, जितने पूर्व परिचित व्यक्ति होते हैं वह सामने आते तो उनके बारे में कुछ पूछना पड़ता है कि कौन है जी, कौन है जी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हम जब भी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में उसको पहचान लेते हैं तो वो पूर्व परिचित होता है। पूछते मतलब पूर्व परिचित नहीं है, ये हमें यहां से पक्का पता चलता है। अब थोड़ा सा इस नियम को हम नए जगह पर लगा देंगे। ठीक, एक नियम बना लिया हमने, उसको नए जगह लगाने का प्रयास करते हैं कि चैत्र और मैत्र एक स्थान पर बैठे हुए, सामने भूतल है। भूतल मतलब भूमि। अब न्याय में क्या करते कि घटवत भूतल में घटवान भूतला, ऐसा बहुत प्रयोग होने वाला है। तो भूतल पर मतलब जमीन पर घट रखा है। तो भूतल कहने का यही है, जमीन पर, ऐसा ही अर्थ है। लेकिन पारिभाषिक शब्द चलते हैं तो पारिभाषिक अर्थात अधिक व्यवहार में होते तो हम इनको लेकर के चलते, कोई दिक्कत नहीं। तो चैत्र और मैत्र बैठे हैं,
सामने भूतल है और भूतल पर एक घट रखा है। संस्कृत में उसको घट कहते हैं, घड़े को घट रखा है। तो वह जो घट है, चैत्र ऐसा है ना कि उसको मतलब कभी कभी क्या होता है पता नहीं, उसको घट भी पता नहीं था। तो मैत्र मैत्र को उसने चैत्र को पूछा, अरे तुम लोगों के गांव में ये क्या चीज है मट्टी की बनी हुई, क्या कहते हो उसको बताओ। तो चैत्र उसको बताता है, अरे क्या कैसे व्यक्ति हो, इसको हम घट कहते हैं, घड़ा कहते हैं। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब आया समझ में। वैसे बुद्धिमान है, पकड़ में आ जाता है उसको। तो घड़ा कहते हैं, घट कहते हैं, ठीक। उतने में क्या हुआ, यज्ञदत्ता आया। उसने और एक घड़ा, एक घट और पास में रख दिया। यज्ञदत्त ने तो घट रख दिया है। अब बताओ, मैत्र पूछेगा क्या चैत्र को कि ये क्या है? नहीं पूछेगा। अब क्या है कि मैत्र दूसरा, यज्ञदत्त ने नया घड़ा जब रख दिया, ध्यान से, अरे क्या हो रहा है तुम लोगों को, क्यों इधर उधर कर रहे हो, ध्यान से सुनो। ये यहां पर जाति समझने का अंतिम स्थान पर आ गए हम। हाँ, जब दूसरा घड़ा रख दिया यज्ञदत्त ने, तब मैत्र ने कोई प्रश्न नहीं किया। तो हमने क्या नियम निकाला था, हम किसी भी पदार्थ के बारे में प्रश्न तब नहीं करते जब वही वही पदार्थ सामने आ जाता है। लेकिन मैत्र की तो यह दुर्दशा है कि उसको पहला घड़ा तक पता नहीं था, तो दूसरा कहां से पता चलेगा बताओ, है ना। तो ऐसा नहीं कि पहले घड़े को नहीं जानता था लेकिन दूसरे घड़े को जानता था, ऐसा है क्या? नहीं। तो जब उसको पहले घड़े का पता चला और दूसरा घड़ा उसके सामने रखा है, तो दूसरा घड़ा भी उस एक दृष्टि से नया है उसके सामने। फिर भी वो नए घड़े को भी पूछता नहीं है, वो पहचान लेता है कि ये घड़ा ही है। तब, है ना, तब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि मैत्र ने वैसे अपरिचित घड़े को देख करके भी बोला कि ये घड़ा है। वैसा तो अपरिचित है, कभी भी नहीं, उसको परिचय तो नहीं है। वैसे अपरिचित घड़े को देख करके भी बोल दिया कि भाई ये घड़ा है। तो जब वह किसी भी पदार्थ को पहचानता है तो मतलब वही पदार्थ सामने आया है कि नहीं? हमारा नियम था पहले से, वही पदार्थ सामने आया है। अब यहां हमें स्पष्ट रूप से पता है कि जो अब घड़ा सामने है, दूसरा घड़ा, वो वही घड़ा नहीं है, क्योंकि वो घड़ा तो पहला पास में रखा हुआ है। पहला घड़ा पास में रखा है, दूसरा घड़ा उससे अलग है ना। तो दो घड़े रखे हैं, दो घड़े अलग अलग है, पहला घड़ा दूसरा घड़ा नहीं है। और यह हमें पक्का पता है कि दूसरे घड़े को भी वैसे मैत्र नहीं जानता है। उसके बावजूद वो पहचान लेता है कि यह भी घड़ा ही है। और जब पहचान लेता है तो हमें यह मानना पड़ता है कि वही पदार्थ सामने आया है कि नहीं? जब हम किसी को पहचान लेते तो वही पदार्थ सामने आना चाहिए। अब यहाँ ये समस्या उपस्थित होती है कि भाई वही घट तो सामने नहीं आया है, फिर भी उसने पहचान लिया है। घट जो है सामने, एक घट, वो वही घट नहीं है, वो तो पहला वाला घट बाजू में है, ठीक है कि नहीं? पहला वाला घट बाजू में है, वही घट दूसरा घट नहीं है। और दूसरे घट को वो एक दृष्टि से देखा जाए तो उसका अपरिचित है, तथापि उसको पहचानता है। उसका मतलब उस घट में ऐसा कुछ है जो पहले से उसको पता है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। उस घट में ऐसा कुछ है जिसको वह पहले से पहचानता है कि नहीं? घट को पहचानता क्या पहले से? वैसे देखा जाए तो नहीं पहचानता, क्योंकि वो पहली बार उसके सामने आया है। फिर भी दूसरे घट के अंदर ऐसा कुछ है जिसको वो पहले से पहचानता है। और कब से पहचानता है? जो पहला घट था वहां से उसने पहचान लगाई है। तो पहले घट में उसने ऐसा कुछ पकड़ा जो दूसरे घट में मिल रहा है, दोनों घटों में एक ही मिल रहा है। पहचान कब होती? वही पदार्थ फिर से मिलता है तो, है कि नहीं?
अब दूसरे घट में भी उसको ऐसा एक कुछ पदार्थ मिल रहा है जो पहले घट में भी है और दूसरे घट में भी है। ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो यज्ञ दत्त है ना, उसका पता नहीं कहां से उसको क्या समझ में आया क्या नहीं, उसने तीसरा घड़ा ला करके रख दिया। अब हमारे अब चैत देखो, मैत्र पहचान लेगा कि भाई ये भी घड़ा है, तुमने क्या तीर मारा, तीसरा घड़ा ला करके रख दिया। समस्या हमारे सामने होती चर्चा करते समय कि भाई मैत्र ने जो उसको पहचाना, कैसे पहचाना। यज्ञ दत्त को भी कष्ट नहीं है, चैत्र को तो बिल्कुल नहीं है, मैत्र को भी कोई समस्या नहीं, समस्या हमको है कि नहीं। और समस्या मैं बना रहा हूं तुम लोगों के लिए। तुम बोलोगे कि गुरुजी ऐसा है कि हमें भी कोई समस्या नहीं थी, आपने समस्या खड़ी कर रखी है। यदि यदि घड़ों को छोड़ भी दिया जाए तो क्या बिगड़ता है ना। यदि घड़ा छोड़ दिया जाए तो क्या बिगड़ा। घड़ा फोड़ दो। घड़ा और बिगड़ा, ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा, हम घड़े को बिगाड़ के रख देंगे, चिंता मत करो। तो तीसरा घड़ा जब सामने रखा तो भी मैत्र पहचान लेगा। अब तीसरा घड़ा भी पहले और दूसरे घड़े से भिन्न है। तीसरे घड़े को वैसे वो एक दृष्टि से देखा जाए तो नहीं पहचानता था, लेकिन फिर भी पहचाना है। तो फिर भी पहचाना है तो इसका मतलब वो घड़ा नया है, फिर भी उस घड़े के अंदर उसको ऐसा कुछ दिख रहा है जो उसको पहले से पता है। तो पहले से पता है तो पहले घट में भी उसको पता चला, दूसरे घट में भी वही पदार्थ दिखाई दिया, तीसरे घट में भी वही पदार्थ उसको दिखाई दिया। ऐसे कितने भी घड़े यज्ञ दत्त ला करके रखे, पैसा खर्च करके या बिना खर्च के, तो भी चैत्र को उन सभी घटों में, उन सभी घड़ों में एक ही कोई पदार्थ दिखाई देने वाला है। हर एक घड़ा दूसरे घड़े से भिन्न है, अलग है, तथापि प्रत्येक घड़े में उसको एक ही समान कोई पदार्थ दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से सभी घड़ों में देखो, आज ये सामने ये जो बैठा है हमारे प्रत्युष, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। प्रत्युष का आज बिल्कुल ध्यान नहीं है। मुझे नहीं पता उसने आज समझ उसके ध्यान में आया कि नहीं। देखो प्रत्युष, ये न्याय वाले जो विषय है, तुम यदि पकड़ सकते हो तो बढ़िया से समझ जाओगे। उधर कुछ ना कुछ तुम लोगों का अंदर हो रहा है कि वो उस तरफ ध्यान दे रहा है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। सुना कि नहीं प्रत्युष, मेरी गलती भी हो सकती तुम्हें समझने में, तुमने ध्यान दिया कि नहीं दिया। हाँ हाँ, तो बारीकी से ध्यान देना यहाँ पर। तो आदित्य पीछे ऐसा छुपे नहीं बैठना है, समझ के लिए सीधे बैठो, है ना। और ये कृष्णदास के पीछे भी ये हमारे, हाँ, अब उनको अभी भी रात को भूत दिखाई देता है क्या, वो जगा के रखता है और फिर या क्लास में आकर सो जाता है। दिया गुरुजी मैंने, और रूम भी बदल गया गुरुजी। भूत भगा दिया। वाह वाह वाह। बंधु को दिखता है। अच्छा ठीक है। अब देखो, समझने का प्रयास करो, ये समझने का विषय, इसमें मुखस्त करके कभी नहीं होता है। ये विषय मुखस्त करके कभी नहीं होता है, और केवल समझना है। समझ में आया तो मुखस्त करना नहीं पड़ता है, समझ लो इसको। तो देखो, ऐसे कितने भी घट यदि मैत्र के सामने रखे जाए तो भी नए नए घट होने के बाद नया बनकर के भी रख दिया जाए, अभी अभी बनाया रख दिया, तो मतलब नया अभी बना है और रखा, मतलब ये इस नए घट को तो मैत्र बिल्कुल नहीं पहचानता। तो फिर भी उसको वो पहचान लेता है कि यह घट है। तो वैसे अपरिचित घट को जब वो पहचानता है तो हमें ये पता है कि घट तो अपरिचित है, तो फिर भी पहचानता है, इसका मतलब घट के अंदर ऐसा कोई पदार्थ उसको दिखाई देता है जो पूर्व परिचित है। जो पहले घट में उसको पता चला, दूसरे घट में भी पता चला, तीसरे, और इस प्रकार से क्रमशः सभी घटों में उसको वो दिखाई दे रहा है। सभी घटों में एक ही पदार्थ मानना पड़ेगा, है कि नहीं।
प्रत्येक घट एक दूसरे से अलग है, लेकिन सबके अंदर ऐसा कोई एक साधारण पदार्थ है जो सभी घटों में है, और वह एक ही है। यह एक ही है, सब में है। ठीक है, एक ही है, सब में है। तो ये जो एक का सब में होना, इसको कहते हैं अनेकानुगत। यही अनेकानुगत माना जाएगा हर एक में, अनेकानुगत। जैसे अनेकानुगत शब्दों को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे मणिमाला, ये मेरे गले में कोई माला है ना। इस माला में कई सारे मणि हैं, या पुष्प माला लो, मणि माला लो, तो उसमें जो पुष्प है वो अलग अलग होते हैं, ये पुष्प, ये पुष्प, ये पुष्प, लेकिन सबके अंदर जो सूत्र है वो एक ही होता है। हाँ, तो एक मणि, दूसरा मणि, तीसरा मणि, चौथा मणि, लेकिन सूत्र। तो इस सूत्र को कहेंगे अनेकानुगत। अनेकों में एक ही अनुगत है। ठीक है, अनेकों में एक ही अनुगत है, तो इसको कहेंगे अनेकानुगत। अब क्या है कि ठीक है, अनेकानुगत समझ में आ गया। अब क्या है कि यज्ञदत्ता ऐसा है कि जैसे कुम्हार ने घट बनाया कि वो ला करके रख देता है, लेकिन वो देवदत्त है, वो यज्ञदत्त के साथ थोड़ा सा उसका ऐसी ऐसी मैत्री है कि ये यज्ञदत्त के घट वो तोड़ता फोड़ता रहता है। तो उसने एक लकड़ी पकड़ी, राजा राम से ले ली थी, और वो जाकर के तोड़ना शुरू कर दिया। पहला घट टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा। अब बताओ कि पहले घट में जो पदार्थ है उसको दिखाई दिया था मैत्र को, जो अनेकानुगत है, तो वो अनेकानुगत पदार्थ पहला घट टूटने से समाप्त हो जाएगा? क्या दूसरा घट टूटने से समाप्त हो जाएगा? क्या अरे चैत्र, क्या हुआ कि पहला घट तब जब था तो तुमने बताया कि भाई ये घट है, तो मुझे पता चला कि ये घट है। दूसरा जब यज्ञदत्त ने सामने रखा तो मैंने तो पहचान लिया कि ये घट है। तीसरा भी मैंने पहचान लिया। अब क्या है कि ये जो देवदत्त है उसने पहला घट तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो अब मुझे ना दूसरा और तीसरा घट पहचानने में नहीं आ रहा है। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अर्थात पहला घट टूटने के बावजूद भी सभी घटों में जो एक उसको पदार्थ दिखाई दे रहा है वह समाप्त नहीं होने वाला है, उसका अंत नहीं होने वाला है ना। जब उसका अंत नहीं होगा, मेरे पास प्रकाश चला गया है, विद्युत बिजली चली गई है, तो जब उसका अंत नहीं होगा तो वो उसको हम कहेंगे नित्य, है ना। घटों के टूटने और बनने से इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। घड़ों के टूटने बनने से इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है? तो ये नित्य नित्य है और अनेकों में एक ही है। नित्य है, अनेकों में एक है, अनेकों में है, तो इसको अनेकानुगत कहेंगे। और मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। तो वो जो पदार्थ है घटों में रहने वाला वह नित्य होगा, एक ही होगा। सभी घटों में एक मिलेगा कि नहीं? एक ही मिलेगा, सभी घटों में एक ही मिलेगा, नित्यम एकम। और अनेकों में अनुगत मिलेगा, अनेकानुगतम, है ना। तो ऐसा जो पदार्थ है जो पहले घट में है लेकिन घट के टूटने से भी रह जाता है, तो घट से अलग भी एक दृष्टि से देखा जाए तो घट में भी होता है, लेकिन घट के टूटने से वह रह जाता है, तो वो उस घट नहीं, घट से थोड़ा सा अलग भी है। घट में ही रहता है लेकिन घट से थोड़ा सा अलग भी है,
तो वह नित्य है, एक है, अनेकानुगत है, उसको कहते हैं सामान्यम, अथवा उसको कहते हैं जाति। ये तर्क संग्रह में पंक्ति है, नित्यम एकम अनेकानुगतम, ठीक है। ये तर्क संग्रह में लिखी हुई पंक्ति है, नित्यम एकम अनेकानुगतम। अब देखो, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम जाति जो है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। अब एक और सोचना चाहिए कि पीछे का प्रकाश जरा विक्षेप करता है कि नहीं? अब नित्य है, एक है और अनेकानुगत है, यहां तक स्पष्ट है। अब देखो, यह जो नित्यम एकम अनेकानुगतम जो सामान्यम है, पहला घट जब उसको बोला कि यह घट है, तब मैत्र को पता चला यही सामान्य पहले घट में भी है और दूसरे घट में भी उसको दिखाई दिया, इसलिए उसने पहचान लिया, है ना। और वही सामान्य जब उसको तीसरे में दिखाई देता तो उसको भी वो पहचान लेता है। अब क्या है कि यज्ञदत्त है ना, थोड़ा शरारती भी है। उसने क्या किया कि घट ला के रखते रखते एक कपड़ा ला करके रख दिया बीच में। 2-3 घट हो गए, बीच में कपड़ा ला के रखा। अब कपड़ा लाकर रखने से कपड़े को क्या मैत्र घट कहेगा? नहीं कहेगा। तो उधर क्या नहीं है जिसके कारण उसको घट नहीं बोल पा रहा है? घट के अंदर रहने वाला जो सामान्य है, वह सामान्य उसको कपड़े में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको वो घट नहीं कह रहा है। तो घट के अंदर रहने वाला सामान्य यदि समझना है तो उसका नियम क्या है? उसमें तो प्रत्यय लगा दो या भाव प्रत्यय लगा, तो घटत्व या घटता, है ना। घटत्व या घटता ऐसा करने से वो हमें सामान्य मिल जाएगा। तो घट के अंदर रहने वाला सामान्य वो है घटत्व। तो वो जो घटत्व सामान्य है, पहले घट में पता चला, दूसरे घट में उस वही दिखाई दिया, इसलिए उसको भी घट बोला। तीसरे घट में भी उसको वही सामान्य दिखाई दिया, इसलिए उसको भी घट बोला। अब यज्ञदत्त ने क्या किया? कपड़ा ला करके रखा, इसमें चैत्र को घटत्व नहीं दिखाई दे रहा है और इसलिए चैत्र उसको घट नहीं कह रहा है। यहां तक स्पष्ट है। तो घटत्व जहां जहां जिसमें जिसमें होगा वह घट होगा। घटत्व जिसमें होगा वह घट होगा। तो यदि कोई कहता है कि यह घट है, तो क्यों घट है बताओ? बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसमें घटत्व है। तो ये पंक्ति ध्यान में रखनी है। न्याय जब तक चलेगा तब तक ये पंक्ति ध्यान में रखनी है कि ये घट है क्योंकि इसमें घटत्व है। अयम घटः घटत्वात्, अयम घटः घटत्वात्, ये घट है क्योंकि इसमें घटत्व है, ठीक है। घटत्व दिखाई देने से उसको पहचाना जाएगा कि ये घट है। अब ये जो घटत्व है, घट को छोड़कर कहीं रहेगा नहीं। जहां पर भी घटत्व रहेगा उसको क्या कहना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा? घट कहना पड़ेगा। घटत्व जहां जहां रहेगा उसको हमें कहना पड़ेगा घट, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है।